मैंने इस तारीखी हकीकत पर हैरत आमेज सताइश का इजहार किया। हम दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहे, तहाँ मुझे बखूबी अंदाजा था कि वो सुंदरी की सलामती की तरफ से बहुत मुस्तरब है। बिलाखिर मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने कहा, यार ये बताओ, अगर हम छुपने फिरने की बजाय बराह रास्त बिक्रम सिंह से बात कर सकते हैं। उसने चौंक कर मुझे देखा। शायद उसने इस पहलू से सोचा ही नहीं था, लेकिन वो मेरी बात पर गौर करने पर मजबूर हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, भाई अब बिक्रम से कैसे बात की जा सकती है? वो लोग तो खून के प्यासे हो रहे होंगे। हो सकता है हमें बोलने का मौका दिए बगैर मौत के घाट उतार दिया जाए। बिलफर्ज बिक्रम सिंह उस आखिरी हद तक न गया तो वो खरा सिख किसी कीमत पर अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में नहीं देगा। उसकी बात में वजन था, लेकिन मैं हर मुमकिन रास्ता नजर में रखना चाहता था। मैंने कहा, चलो फिलहाल इस इम्कान को एक तरफ रखते हैं, बाकी पहलुओं पर गौर करते हैं। बिक्रम सिंह यकीनन अपने गांव वाली हवेली पहुंच चुका होगा और इस वक्त वहां हंगामा बपा हो चुका होगा। वो बुरी तरह पेचोताप खा रहा होगा और शायद हमारी तलाश में कारिंदे भी दौड़ाए जा चुके हों। जहीर ने ताइद में सर हिलाया, बोला, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। हो सकता है सुंदरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। मैंने गहरी सांस भरी, कहा, हो तो कुछ भी सकता है भाई। फिलहाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतरी की दुआ ही की जा सकती है। बात करते करते अचानक मुझ पर एक भयानक इंकिशाफ हुआ जिसने मेरे हाथों के तोते उड़ा दिए। मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि अफरा तफरी में फरार होते हुए मैं जान लड़ा कर बनाए गए हलवाड़ा एयरबेस के नक्शे बिक्रम सिंह की हवेली के मेहमान खाने में ही छोड़ाया था। पता नहीं जहीर मेरी अबतर जहनी हालत किस हद तक समझ पाया था, लेकिन दर हकीकत मैं तो कुछ देर के लिए सुन होकर रह गया। मुझे वह रहकर हैरत हो रही थी कि जहीर और सुंदरी की मोहब्बत के बखेड़े में उलझकर मैं एक अजनबी मुल्क में दरबदर भटकने का असल मकसद ही भूल बैठा था। जहीर की मोहब्बत के ताक़ुब में न सही, मुझे अपनी कीमती नक्शे वापस हासिल करने के लिए तो बहरहाल भागो गांव में वाक़े बिक्रम सिंह की हवेली वापस जाना ही होगा, और वो भी जल्द अज जल्द। मशरकी पंजाब के मशहूर शहरों के तारुफ पर मुश्तमिल वो किताब जिसमें मेरे बनाए हुए नक्शे रखे हैं, किसी के हाथ लग गई तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे इस्तराब में इजाफा होता चला गया। आइंदा चंद घंटे मेरे आसाब पर बोझ बन गई। इस दौरान हमने एक तवामगाह पर खाना खाया। मैंने बाजार से कुछ आम इस्तेमाल की चीजें खरीदी और हम वापस अपने ठिकाने पर आ गए। शाम ढले तक हम आपस में सुंदरी तक पहुंचने और उसे खैरियत से वापस लाने के मुख्तलिफ मंसूबे बनाते और रद्द करते रहे, क्योंकि हम दोनों की जान जाने के वसी इम्कानात के साथ साथ उनमें से हर एक की कामयाबी के इम्कानात महदूद थे। फिर मैंने ऊँघने का नाटक शुरू कर दिया। मेरी आंखें बंद पाकर जहीर खामोश हो गया और लगभग निस्फ घंटे बाद मुझे उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसकी नींद गहरी होने का इंतज़ार करने के बाद एक रुक्के पर इस मफहूम का पैगाम लिखकर उसके तकिए के कोने के नीचे रख दिया कि भाई मुझे माफ़ कर देना, एक बार फिर तुम्हें बताए बगैर जा रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, वरना दुआओं में याद रखना, मेरी दुआएं तुम्हारे और सुंदरी के साथ रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम दोनों को एक दूजे का जीवन साथी बनाए और हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। मुझे अपनी मंजिल यानी भागो गांव की तरफ बराह रास्त ले जाने वाली गाड़ी तलाश करने में खासी देर लग गई, हत्ता कि शाम गहरी पड़ने लगी। बिलाखिर जब मैं जहीर का सामना किए बगैर डब वाली मंडी कस्बे की हुदूद से बाहर निकल गया तो इत्मीनान का सांस दिया। मैंने खुद को सर्दी से बचाने के लिए कंबल में लपेट रखा था। बस के बाकी मुसाफिरों का भी लगभग यही हाल था। अलबत्ता मेरे पहलू वाली नशिस्त पर बराजमान 50-55 साल के मजबूत बदन और छिदरी दाढ़ी वाले शख्स ने खुद को सर्दी से बचाने के लिए नफीस स्वेटर और ऊनी टोपे पर इक्तफा किया था। मैंने आइंदा के लाहे अमल पर यकसुई से गौर करने के लिए आंखें बंद कर लीं, लेकिन चंद ही मिनट के बाद मेरे कानों में एक करारी सी आवाज़ गूंजी। ऊनी टोपी वाला शख्स गालिबन मुझे ही मुखातिब करके कह रहा था, एक तो यार ठंड खाई जाती है, उत्ते गड्डी दे इंजन विच कोई जान नहीं, लगदा सवेर ते कदी पहुंचांगे बठिंडे। मैंने कंबल मुंह से हटाते हुए उसकी तरफ देखा और दोस्ताना अंदाज में सर हिलाकर उसकी तायद की। इससे पहले कि मैं दोबारा पनाहगाह में दुबकता, उसने बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा, तू किधर जाना है जवाना? मैंने कहा, मैं ते पटिंडे हो के तलवंडी साबू जाना है पाची। उसका खामखा का तजस्सुस मुझे बेचैन कर रहा था। उसने मेरी बात सुनकर इत्मीनान के इजहार के लिए सर हिलाया, लेकिन चंद ही लम्हे बाद उसने नया सवाल दाग दिया। मेरा ना गुरदास सिन्हा है जी, तुसी कोटले दे रहने वाले हो? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं जी, मैं तो दिल्ली तो अपने पनवैये दे घर आया सा, वो इत्थे मुसाफिर खाना चलांदा है। उसने एक बार फिर मुझे गौर से देखा, कुछ देर सोच में गुम रहा और फिर नया सवाल दाग दिया, तुसी तलवंडी किसी कम ले जा रहे हो? मेरा मतलब है
अचानक मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने कहा, गुरदास पाजी मैं कित्थे भी जा रहा, तुहानू इन्नी फिक्र क्यों है? अपने काम नाल काम रखो तो चंगा नहीं। मेरे सख्त लहजे से वो लम्हा भर के लिए भौंचक्का रह गया, लेकिन फिर उसने संभलते हुए शिकवे भरे लहजे में कहा, तुसी ते नाराज ही हो गए हो भरा जी, मैं ते टाइम पास करन लई गपशप करना सी, चलो जान दो। उसे मुंह फुलाकर खामोशी इख्तियार करते देखकर मैंने सुख का सांस लिया। मुझे डर था कि बात आगे बढ़ी तो वो मेरा शुज्र नसब तलब करने से भी गुरेज नहीं करेगा, लेकिन अब मुझे नई परेशानी सता रही थी। मैंने गुरदास को बताया था कि मैं भटिंडा उतर कर तलवंडी की गाड़ी पकड़ूंगा। मेरे भटिंडा से पहले भागो गांव उतरने से ये घाघ शख्स चौंक उठेगा। मुझे उसकी परवाह के बगैर गांव के करीब उतर जाना चाहिए या भटिंडा उतरने के बाद वापस भागो का रुख करूं। मेरे इसी शशपंज में मुब्तला रहने के दौरान गाड़ी कुछ देर संगरू रुकने के बाद आगे रवाना हो गई। मैं बस में बैठा भटिंडे की तरफ जा रहा था। मेरे साथ बैठा गुरदास अब भी वक्तन फवक्तन मुझ पर नजर डाल रहा था, ताहम मैंने उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए रखा। टापा नामी तस्बे पहुंचकर ऐलान हुआ कि गाड़ी यहाँ आधा घंटा रुकेगी। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी में ही बैठा रहूं, लेकिन गुरदास सिन्हा को भी इसी इरादे पर देखते हुए मैंने नीचे उतरने का फैसला किया। वैसे भी मुझे भूख लग रही थी। मैं उसे ऊँघता छोड़कर बस से उतर आया। एक छोटे से भटियार खाने में बेजायफा दाल और सख्त रोटियां सहर मार करके मैंने बाकी वक्त बस अड्डे के आसपास मटर गश्त करने का फैसला किया। सर्दी अपने उरूज पर थी और इक्का दुक्का लोग ही खुली जगहों पर दिखाई दे रहे थे। तो मुझे रफ़ाए हाजत हुई, लिहाजा मैंने एक अलग थलग गोशे का रुख किया। मैं फारिग होकर पलटा ही था कि गुरदास को ऐन अपने अतब में खड़ा देखकर चौंक उठा। उस वक्त उसके तेवर ही कुछ और थे। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था जिसके नाली का रुख ऐन मेरी खोपड़ी की तरफ था। वो बोला, अपना कंबल एक पास से सुट के हाथ उत्ते चुक लै, जान प्यारी है तो कोई होशियारी दिखान दी सोची भी ना। गुरदास की सुर्ख आंखों में मौजूद वहशी चमक बता रही थी कि वो खोखली धमकी नहीं दे रहा। मैं चंद लम्हों के लिए सुन होकर रह गया। ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? जी कौन है और मुझे निशाने पर क्यों रखिया है? इस हलाकत खेज हथियार की उसके पास मौजूदगी का क्या मतलब है? मैंने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए कंबल एक तरफ डाला और हाथ सर से ऊपर उठाकर कहा, ओ पाजी, मैं थोड़ा की बिगाड़िया है, मेरे उत्ते बंदूक क्यों कट लइए? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी नमूदार हुई और उसने हैरत अंगेज तौर पर साफ सुथरी हिंदी में कहा, अब तुमको पंजाबी बोलने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध उर्दू में बात करो, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा। ये शख्स वाकई मुझे पहचान गया है, लेकिन कैसे? क्या ये कोई पुलिस एहलकार है जिसने दिल्ली से भेजी गई किसी तस्वीर वगैरह की मदद से मुझे शनाख्त कर लिया है? कहीं ये महज शक की बुनियाद पर मुझे घेरने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि मैं खुद ही अपनी असलियत उबल दूं? मैंने उसकी बातें अनसुनी करते हुए कहा, भैया जी, मेरे कोल 60 रुपए ने, ओ तुसी लै लो, पर ए बंदूक पर हटा लो, इन्ना हथियारां दा कोई भरोसा नहीं हुंदा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में शोला चमका। बोला, ओए तू मुझे चोर समझता है, गोली मारूं कुत्ते के बच्चे को। मैंने उसकी गाली उधार मानते हुए मासूम लहजे में कहा, तो फिर तुसी कौन हो पाजी? मेरी बात सुनकर उसका पारा मजीद ऊंचा हो गया। उसने सख्त लहजे में एक एक लफ्ज चबा कर कहा, मेरे को पागल बनाने की कोशिश अब छोड़ दे काके। तेरी पैदाइश से पहले से मैं पुलिस में झक मार रहा हूँ। मैं तेरी लाहौरी बोली सुनते ही ताड़ गया था कि तू घुस बैठिया है। उसकी जबान से लफ्ज घुस बैठिया सुनकर मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मेरे अनाड़ीपन ने वाकई मुझे बआसानी उसके सामने बेनकाब कर दिया था, लेकिन मैंने फौरन हथियार फेंकने की बजाय मजीद टामक टुंगिया मारने का फैसला किया। मैंने कहा, गुरदास भाई, आपने ये तो सही पहचाना कि पंजाबी मेरी मादरी जबान नहीं है, लेकिन इसमें घुस बैठिया कैसे साबित हो गया? जबानें सीखना मेरा शौक है और मैंने लाहौर से दिल्ली आने वाले एक शरणार्थी से पंजाबी सीखी है, लेकिन वो घाघ शख्स इतनी आसानी से मेरे झांसे में आने वाला नहीं था। उसने तज़ीका मेज मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तू पंजाब और पंजाबियों की मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही गिरफ्तार है। चल आगे लग, भटिंडे पहुंचकर तेरी बाकी कहानी भी सुनूंगा और तेरे उस लाहौरी उस्ताद को भी बुलवा लूंगा। मुझे यकीन हो गया कि इस गरगे बारां को गच्चा देना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मैं पूरी तरह उसके शिकंजे में आ गया तो चंद मिनट में पोल खुल जाएगा। मुझे फौरी तौर पर उससे जान छुड़ानी है, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। मैंने कहा, गुरदास हवालदार जी, मैं सौगंध। मेरी बात सुनकर वो भड़क उठा, बकवास न करो, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, हेड ऑफ स्पेशल ब्रांच। मैंने कहा, क्षमा कर दो सरकार, आप जिस तरह चाहो अपनी तसल्ली कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कुछ ठहर के भटिंडा से तलवंडी चला जाऊंगा, इजाजत हो तो कंबल उठाकर ओढ़ लूं, बड़ी सर्दी लग रही है। उसने सख्त लहजे में कहा, नहीं, पहले अपनी तलाशी दो। मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा, तो ले लो जनाब।
शायद ये खुरान पुलिस अफसर मुझे कोई दावा आजमाने का मौका देने वाला है, लेकिन मेरी ये खुशफहमी फौरन ही दूर हो गई। वो बोला, पहले दूसरी तरफ मुड़ जा, फिर अपना खब्बा हाथ धीरे धीरे नीचे लाकर कुर्ता पीछे से उठाकर दिखा। कोई होशियारी दिखाई तो उसने रिवॉल्वर की नाल को धमकी आमेज अंदाज में हल्की सी जुम्बिश दी। मैंने उसके हुक्म की तामील की। मुतमईन होने पर उसने मुझे पलटने और बाएं हाथ से अपना कुर्ता सीने तक उठाने का हुक्म दिया। उसकी इस बेहुदा फरमाइश पूरी करने के दौरान मेरी नजरें बेताबी से जमीन पर कोई ऐसा पत्थर तलाश कर रही थीं जिसे मैं ठोकर मारकर उसकी तरफ फेंक सकता। अगर निशाना दुरुस्त न भी लगता तो उसके चौंक कर रुख बदलने से फायदा उठाकर मैं उस पर छलांग लगा देता। इस दौरान गोली चलना तकरीबन यकीनी था, लेकिन मैं निशाना खता होने की उम्मीद रखता था। लेकिन वो खबीस गुरदास सिन्हा थानेदार शायद मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। उसने एक बार फिर सख्त लहजे में मुझे किसी भी नामुनासिब हरकत से बाज रहने की धमकी दी और अपनी चौकसी जाहिर करने और निशाने की दुरुस्तगी की यकीनी के लिए रिवॉल्वर को दोनों हाथों में थाम लिया। मेरे निहत्ते होने का इत्मीनान करने के बाद उसने मुझे जमीन से कंबल उठाकर ओढ़ने की इजाजत दे दी। ताहम इस दौरान में उसने अपना और मेरा दरमियानी फासला किसी भी मरहले पर 10 फुट से कम नहीं होने दिया था। उस पर हमला करने का कोई रास्ता न पाकर मैंने भी किसी मुनासिब मौके की उम्मीद पर बिलाखिर खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो मुझे अपने निशाने पर रखे वापस बस तक आया, जहां बस ड्राइवर और कंडक्टर शायद हमारी वापसी के ही मुंतजिर थे। लेकिन मुझे गुरदास के रिवॉल्वर की इज्जत पर देखकर वो दोनों ही नहीं, पूरी बस के मुसाफिर हक्का बक्का दिखाई दे रहे थे। उनकी हालत से बेनियाज गुरदास ने बस कंडक्टर को अपने पास बुलाकर कहा, साबनु दस दे कि मैं थानेदार हाँ ते मैं ए चोर नप लेता जे। मेरी सीट थल्ले बैग हैगा, तू अनु चुक के इत्थे लै आ, छेती कर। बस कंडक्टर पर अपनी हाकमियत जताने के दौरान में भी उसने अपनी लोमड़ी जैसी चौकस नजरों से मुझे अपने अहाते में लिए रखा, जबकि तमाम मुसाफिरों की नजरें भी मुझ पर गड़ी हुई थी। इसी दौरान में कंडक्टर कैनवस का एक बड़ा सा बैग ले आया। गुरदास ने उसे ही बैग खोलने और उसमें से हथकड़ी निकालने का हुक्म दिया। यह सुनकर मैंने एक बार फिर जान छुड़ाने का कोई रास्ता तलाश करना चाहा, लेकिन गुरदास मजीद चौकन्ना दिखाई दे रहा था। उसने बस में से 4 हट्टे कट्टे मुसाफिरों को मुझे मजबूती से अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे दोनों हाथ पीछे करने की हिदायत की और फिर जेब से एक गोल कुंजी निकाल कर कंडक्टर को मुझे हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर के बाद मैं बेबसी के आलम में बस में फर्श पर बैठा हुआ था और देहाती मुसाफिर तजलील भरी नजरों से मुझे घूरते हुए तरह तरह के तौहीन आमेज फिक्रे कस रहे थे। गुरदास किसी नौब्याहता दुल्हा की तरह निहायत शान से सीट पर बैठा हुआ था। रिवॉल्वर उसके हाथ में अब भी मौजूद था, ताहम वो खासा बेफिक्र नजर आ रहा था। उसका इत्मीनान बेजाना ही था। मैं इस सूरत हाल में वाकई किसी चूहे की तरह बेबस था। बठिंडा के बस अड्डे पर गुरदास ने सब मुसाफिरों को बस से उतरने का हुक्म दिया, फिर कंडक्टर के जरिए एक तांगा एन बस के दरवाजे तक मंगवाया। मुझे अगली सीटों पर बिठाकर वो मेरी पुश्त में रिवॉल्वर की नाल गाड़कर पिछली नशिस्तों पर बैठ गया और कोचवान को कला रोड चलने का हुक्म दिया। लगभग 1 मील फासला तय करने के बाद तांगा एक बड़े से थाने की इमारत के सामने पहुंचकर रुक गया। मैं समझा कि अब मुझे हवालात की सैर करवाई जाएगी, लेकिन गुरदास ने थाने से 2 बंदूक बरदार संतरी बुलवाने पर इत्तेफाक किया, जो मुझे धकेलते हुए एक तंग गली से गुजार कर पिछली सड़क पर वाक़े एक नौ तामीर शुदा कोठी नुमा इमारत में ले गए। मुझे एक ऐसे कमरे में धकेल कर आहनी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। चंद ही लम्हे के बाद आहनी दरवाजे में बने एक छोटे से सलाखदार रोशनदान पर चढ़ा ढक्कन हटा और गुरदास ने झांक कर कहा, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। खूब सोच लो कि अपनी मर्जी से जबान खोलकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना है या मुझे अपना 20 साला तजुर्बा काम में लाना पड़ेगा। उसकी आंखों में दरिंदों जैसी चमक थी। बोला, इतना समझ लो कि ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखता, कोई रिमांड नहीं लेता, कोई अदालत, कोई वकील मुझसे प्रश्न नहीं करेगा कि मैंने तेरा क्या हशर किया। तेरी खाल खींचने के दौरान तेरी मृत्यु हो गई तो मुझसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। जंगल दूर नहीं है, तेरी लाश चील कव्वे खाएंगे। मैं उसे कोई सख्त सा जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने खटाक से रोशनदान पर ढक्कन चढ़ाया और गायब हो गया। अब मैं था और सपाट दीवारों वाला वो संगलाख संदूक नुमा कमरा जिसमें कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। वहाँ फर्नीचर तो क्या, चटाई नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। सख्त सर्दी ने फर्श को बर्फ की सिल बना रखा था। मुझे कमरे में फेंकने से पहले ही कंबल से महरूम किया जा चुका था, जिसका मकसद यकीनन मुझे हालात की संगीनी और मेरी बेबसी का एहसास दिलाना था। मुझे कोई शक व शुबा नहीं रह गया था कि गुरदास सिन्हा नामी ये शख्स मुझ पर महज शक नहीं कर रहा,